गुड इवनिंग। थर्मोडायनेमिक्स बेटा हम पढ़ रहे थे और हम पहुंच गए थे गिब्स फ्री एनर्जी पे। गिब्स फ्री एनर्जी को हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए डिफाइन किया था और हमने ये देखा था कि डेल्टा जी की वैल्यू से हम नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे निकालते थे। तो एक बार क्विकली देखते हैं कि जब हम बात करते थे डेल्टा जी लेस देन जीरो, फाइन, तो हम कहते थे कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इसी तरह से हमने कहा था अगर हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू जीरो से ज्यादा है यानी पॉजिटिव अगर आ रही है तो आपकी ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। हाँ, डेल्टा एस के अपोजिट आती थी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो दोनों से आप चेक कर सकते हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स से भी चेक कर सकते हैं और डेल्टा जी से भी आप चेक कर सकते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और अगर आपको डेल्टा जी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है इसका मतलब आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम में कर लिया था, चेक कर लिया था। आज देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। तो हेडिंग डाल लीजिएगा रिलेशनशिप और रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। डेल्टा जी आपका फॉर्मूला जो होता है दैट इज डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log बेस 10Q। ठीक है, ये एट एनी टाइम टी ये फॉर्मूला दिया हुआ है। आप चाहे तो यहां पे लिख लीजिए किसी भी टाइम पर एट एनी टाइम टी, इक्विलिब्रियम हो ना हो किसी भी चीज। इसीलिए यहां पे एक ये टर्म क्यू आया। क्यू अगर आपको याद हो, ये क्यू जो है ये हीट वाला क्यू नहीं है, ये आपका था रिएक्शन कोशेंट। याद आया? हाँ, रिएक्शन कोशेंट हमने इसे कहा था। कहाँ पढ़ा था इसे? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में हमने इसे पढ़ा था। रिएक्शन कोशेंट क्या थे? क्यूसी था, क्यूपी था। दो चीजें पढ़ी थी हमने। एक और यहां पे लिख लीजिए क्यूसीपी। अब ये क्यूसी क्यूपी क्या था? क्यू की वैल्यू क्यूसी होगी अगर आपको एक्वस सॉल्यूशन दिया गया, फॉर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप कंसेंट्रेशन वाला टर्म लिया करते थे। क्यू की वैल्यू आपको पता है क्यूपी हम लिया करते थे जब हम प्रेशर के टर्म्स में, हाँ, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते थे और ये होता था आपका फॉर गैसियस सॉल्यूशन। अब मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी हुई है जिसमें गैसियस सॉल्यूशन भी है और एक्वस भी है, तो क्यू आप लिख देते थे क्यूसीपी। यहां पे लिख लीजिएगा फॉर एक्वस गैसियस सॉल्यूशन। तो इसमें कंसेंट्रेशन टर्म भी आएगा और प्रेशर टर्म भी आ जाएगा। ठीक है, तो यस, बोथ कंसेंट्रेशन एंड प्रेशर, दोनों ही टर्म आप लेते हैं। फाइन। अब देखिएगा, हमने थोड़ी देर पहले बात की कि एट इक्विलिब्रियम जब हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे हमारे डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है। प्लीज ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी नॉट बस जीरो कर दीजिए। डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है और क्यू की वैल्यू आपकी के इक्विलिब्रियम, ऐसे लिख दें कि आपने बहुत पढ़ा हुआ है। हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों ही जगह हमने खूब प्रैक्टिस की थी इसकी। तो यहां पे देखिएगा आपकी जो इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन जो ऊपर हमने लिखी थी, वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। ये है आपकी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और अगर आपको याद हो तो हमने जब आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तब भी ये चीज लिखाई थी। यहां पर के इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो केसी कब? जब एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू केपी कब? जब गैसियस सॉल्यूशन होगा।
ओके, और अगर दोनों ही दिए हुए हैं तो KCP लिख देंगे। बिल्कुल क्लियर, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट क्वेश्चन मिलते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है। आपको डेल्टा जी नॉट दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछ लेगा, के इक्विलिब्रियम दिया होगा, डेल्टा जी नॉट दिया होगा, आपसे टेम्परेचर पूछ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिन्हें आप कहते हैं, वो मिलते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए आप गिब्स फ्री एनर्जी कैसे लिखेंगे, और इसका सिंबल है डेल्टा आर जी नॉट लिख देते हैं, ये रिएक्शन के लिए। फाइन, तो आपकी रिएक्शन क्या होती है, मान लीजिए आपके पास कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और ये आपको कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं। अब A प्लस बी के टर्म्स में ना लिख के मैं इसे सिंपल ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब बेटा अगर आपसे कहा जाए कि डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली डेल्टा जी नॉट प्रोडक्ट्स के लिए आप लिखेंगे, समेशन हो जाएगा इनका, माइनस डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट्स। हाँ, आपको अलग अलग प्रोडक्ट दिए होंगे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिखाऊं, मैं आपसे कहूं कि N2O4 गैस ये आपको दे रही है 2NO2 गैस, इस तरह से। फाइन, तो देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे हम, ये एग्जांपल लिख लीजिए। इसमें अगर मैं रिएक्शन के लिए लिखना चाह रहा हूं डेल्टा जी नॉट, तो मैं इसको लिखूंगा ट्वाइस डेल्टा जी नॉट फॉर NO2 गैस है, ठीक है, माइनस डेल्टा जी नॉट ये किसके लिए, N2O4। तो इस तरह से आप कोई भी आपको रिएक्शन दिए हो उसके लिए आप इसे लिख सकते हैं। बिल्कुल, और इसी पे एक क्वेश्चन जो है वो ग्राफ बेस्ड मिलता है, तो पहले इसको नोट कीजिए फिर उसकी बात करते हैं। हाँ, तो किसी भी रिएक्शन के लिए A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी भी दिया जा सकता है, तो सिंपल आप जो है उसको लिख लेंगे कि डेल्टा जी नॉट फॉर प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो उनके यस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनसे मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। अच्छा, अब देखिए एक और आपको एग्जांपल मतलब कॉन्सेप्ट ही दे देते, चलिए। डेल्टा जी नॉट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी, सबको बताया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अभी अभी हमने लिखी थी क्या, -2.303 RT। देखिए ये लॉग और एलएन में कई बार लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, लॉग के लिख दे रहा हूं, ये के इक्विलिब्रियम में, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ खास है नहीं, दोनों में ही आपको दिया जा सकता है, लॉग पे भी और एलएन पे भी, ठीक। जनरली केमिस्ट्री में लॉग बेस 10 पे दिया जाता है, तो अगर आप यहां से देखें तो लॉग के आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 RT डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पे मैं माइनस लगा दे रहा हूं, और ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका जाएगा डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 R। नोट कीजिए, ये आप वहीं पे लिख सकते हैं। देखिए आपको होगा क्या, मैं बता देता हूं आपको, एक तो ये इक्वेशन याद होनी है, और एक आपको ये याद होना है कि डेल्टा जी की वैल्यू -2.303 RT लॉग के ये आना चाहिए, ठीक है। तो दो इक्वेशन अगर आपको याद है तो ये इक्वेशन आप वहां पे भी बना सकते हैं। अब मैं इसे एलएन के टर्म्स में लिख रहा हूं, देखिएगा क्या होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, RT ln के, यही तो चीज है। ओके, माइनस लिख देते हैं, that is the delta H naught minus T delta S naught। चेक कीजिए जरा। अब अगर मैं इसको RT से
डिवाइड कर दूं, माइनस आर टी से कर लीजिए, तो माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी, वो 2.303 वाला टर्म गायब हो जाएगा और यहाँ पे प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर, ये आ जाएगा। तो बस लॉग और एलएन के टर्म्स में ये 2.303 से जो डिवीजन वाली चीज है ये आपकी नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ओके। अब क्या होता है, इस पे जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो मिलते हैं ग्राफ बिटवीन लॉग के, एलएन के भी मिल सकता है, एंड 1/t। ठीक है, अब ये कैसे होता है जरा मैं आपको दिखा दूं ग्राफ बना के। होगा क्या कि आपको एक्स एक्सिस पे जनरली 1/t और यहां पे लॉग के, ये आपको दिया होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये ग्राफ क्या होगा। ओके, मैं यहां से ले लेता हूं। तो log k की जगह मैं y लिख दूं, क्योंकि मैंने log k को y एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है। बहुत बढ़िया, इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस, ओके, डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 r इंटू 1/t की जगह x लिख दूं, प्लस डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 r। ये बात समझ में आई? ये आपकी इक्वेशन x और y में बन गई। जहां आपने प्लॉट किया तो आपने log k को y से रिप्लेस कर दिया और 1/t को x से रिप्लेस कर दिया, और आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी पावर जो है वो 1 आ रही है। इसका मतलब ये ग्राफ आपका लीनियर ग्राफ होगा। लीनियर ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये तभी करेगा जब डेल्टा एस नॉट की वैल्यू 0 आएगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक, चलिए, तो इसकी स्लोप क्या होगी बेटा? इसकी स्लोप होगी माइनस डेल्टा एच नॉट बाय 2.303 r। ये तो स्लोप हो गई। और y इंटरसेप्ट कितना होगा? y इंटरसेप्ट होगा डेल्टा एस नॉट बाय 2.303 r। चेक कीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इक्वेट कर दीजिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बहुत ध्यान से, इसमें गलती क्या होती है? देखिए, डेल्टा एच नॉट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है भाई, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। बिल्कुल, तो आपकी स्लोप मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सिमिलरली आपका y इंटरसेप्ट भी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान से, जल्दीबाजी मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, अब देखिए, हम इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, और पहले हम इसे डेल्टा एस नॉट ग्रेटर देन 0 के लिए देखते हैं। ठीक, तो जैसे ही हमने ये कहा, इससे हमें पता चल गया डेल्टा एस नॉट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमारा जो y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव आ गया। y इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट कहीं यहां कहीं पे होगा। क्लियर है? अब आपके पास सारी पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी है। आपकी लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकती है, चलिए डिफरेंट कलर से दिखाते हैं आपको। आपकी स्ट्रेट लाइन ये हो सकती है, और आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है। तीन तरह से आपकी ये लाइन जा सकती है। कब? जब आपका डेल्टा एस नॉट ग्रेटर देन 0 हो। ये बात समझ में आ रही है आपको? डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव है, डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव, तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया, ध्यान रखिए। ठीक, अब ये जो ब्लू कलर वाली लाइन दिखाई है आपको, चलिए ब्लू कलर वाली, इसमें क्या हो जाएगा? आपकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव आई है, इसका मतलब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी। चेक कर लेना। हाँ, डेल्टा एच नॉट नेगेटिव होगी तभी तो ये आएगा। बिल्कुल सही बात। अब आपने कहा कि सर ये ग्रीन वाली लाइन, बहुत बढ़िया, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपसे कहा गया कि भाई डेल्टा एच नॉट आपका पॉजिटिव है,
तो लाइन कौन सी होगी? पिंक वाली। तो इन तीनों में से कोई भी लाइन हो सकती है, कोई भी ग्राफ आपका बन सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा एच, कई बार तो डेल्टा एच नॉट दे देंगे, डेल्टा एस नॉट भी दे देंगे, पूछ लेंगे ग्राफ कौन सा, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए, तभी तो कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस देखिएगा। दूसरा केस देखिएगा, दूसरा केस क्या बनेगा भाई? डेल्टा एस नॉट जो आपका है, एंट्रोपी जो है वो लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो गई तो क्लियर है कि आपका जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो बिल्कुल नेगेटिव साइड चला गया। ओके, फिर से आपके पास तीन कंडीशन। पहली कंडीशन आपकी लाइन ये हो, दूसरी कंडीशन आपकी लाइन ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, और थर्ड कंडीशन आपकी लाइन ब्लू कलर से दिखा देते हैं। फिर से तीन कंडीशन है, फाइन। और यहां पर वही है बेटा, डेल्टा एच नॉट लेस देन 0। अगर ये नेगेटिव होगा डेल्टा एच नॉट, तो आपकी स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव स्लोप ब्लू कलर से दिख रही है आपको, फाइन, बहुत बढ़िया। फिर आप देखेंगे डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू 0 पे आपकी लाइन पैरेलल टू 1/t एक्सेस या एक्स एक्सेस हो जाएगी। ओके, और ये आपका डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन 0, तो आपकी स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से आप ग्राफ्स को चेक कर सकते हैं। तो दो चीजें आपको चेक करनी है, डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको पता होना चाहिए कौन किसके साथ रिलेटेड है। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान क्वेश्चंस इस पे बेस मिल सकते हैं आपको। अब बेटा एक एग्जांपल देख रहे हैं, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, N2 और हाइड्रोजन गैसेस से मिलके आपकी अमोनिया गैस बन रही है। अब देखिए यहां पर आपको बताना है कि ये ग्राफ कैसा होगा। आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन होगा, LNE के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t ग्राफ। बट ये ग्राफ कहां से शुरू होगा, कहां पे जाएगा, ये सारी चीजें आपको ढूंढनी। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा, कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो अब एक चीज, सबसे पहले देखिए डेल्टा एस नॉट, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा? एक मैंने आपको मेथड बताया था, जब सारे गैसेस कंपोनेंट अगर दिए, डेल्टा एनजी वाला याद है आपको? ओके, तो डेल्टा एनजी को चेक कीजिए। डेल्टा एनजी लेस देन 0 आ रहा है, और अगर डेल्टा एनजी लेस देन 0 है तो डेल्टा एस नॉट भी लेस देन 0 होगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही आपको पता चला कि डेल्टा एनजी जो है नेगेटिव है, डेल्टा एस नॉट नेगेटिव है, तो आपको पॉइंट मिल गया, वाई इंटरसेप्ट यहाँ कहीं पे होगा। कोई वैल्यू नहीं दी हुई है अभी आपको, अगर वैल्यू दी होंगी तो फिर आप के इक्विलिब्रियम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए, तो अब ग्राफ का एक पॉइंट तो मिल गया, वाई इंटरसेप्ट मिल गया। अब आपको स्लोप ढूंढनी है, ठीक, वो कैसे मिलेगी? अब चेक करना है हमें कि डेल्टा एच नॉट हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। अगर ये हमें मिल गया तो हमें मिल जाएगी ग्राफ कैसा होगा। बहुत बढ़िया। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा बेटा, जनरली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जनरली डिकम्पोजिशन, इसको नोट भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, हाँ, डिकम्पोजिशन मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना। ओके, डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहे हैं। टूट रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर डबल स्टार के साथ लिख लो, जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं, दो एक्सेप्शन है, उनको भी नोट कर लेना। यस, टू रिएक्शंस जो आपको लिखा रहा हूं ये याद रखना, आर एक्सेप्शन। बिल्कुल, वो रिएक्शन आपकी है, एक तो है एनओ का डिकम्पोजिशन N2+O2 गैस पे, ठीक, और एक लिख लीजिएगा ओजोन का, ओजोन से O2। तो ये इस तरह से आपकी बन जाएगी, फाइन। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप O3 gives you O2+O भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो रिएक्शन हैं, ये दोनों रिएक्शन बेटा आप ध्यान रखिएगा, ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक।
बस इनके अलावा जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी वो एंडोथर्मिक होंगी। अब आप कहोगे सर ऊपर जो रिएक्शन लिखी वो तो डिकम्पोजिशन है नहीं। भाई इसको रिवर्स में देखो, रिवर्स में ये डिकम्पोजिशन है। ओके तो अगर रिवर्स वाली रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ये लगता है कॉमन सेंस। समझ में आया? तो कॉमन सेंस कहता है कि भाई आपने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में है, अमोनिया ब्रेक होके N2 और 3H2 आपको दे रही है, तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। इसका मतलब ये जो रिएक्शन आपके सामने N2 + 3H2 gives you 2NH3 लिखी हुई है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और अगर ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा H आपका नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा H0 अगर आपका नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ आप बना दीजिए, ये आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप से ये क्वेश्चन सिंपल वाले मैंने आपको वो दिखाया जो सिंपल होते हैं लेकिन कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई। कई बार तो वैल्यू दी होती है तो वो और ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आपको जो है वो थोड़ी बहुत मैथ से जो है चीजें समझ में आ जाती कि यहाँ ये वैल्यू डालो तो ये आ जाएगा। ठीक है, बट ये वो चीजें जिसमें आपको केमिस्ट्री की बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल, बहुत हैवी नहीं, बेसिक नॉलेज चाहिए। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। ओके, तो ये हमने ग्राफ देख लिया। अच्छा, एक इनका डाउट आ रहा है, देखिएगा देखिएगा। हाँ, ये पूछ रहे हैं हमने आपसे कहा एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। फाइन, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसे होगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास H2O लिक्विड है और यहां पे मैंने आपको H2O गैस इक्विलिब्रियम पे दिखाया हुआ है और मैंने आपसे कहा ये कब होता है बेटा? प्रेशर अगर आपका 1 atm हो और टेम्परेचर आपका 373 केल्विन हो, ये तभी इक्विलिब्रियम होगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रेशर में चेंज कर दूं या टेम्परेचर चेंज कर दूं तो मेरा इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए अगर मैं आपसे कहूं डेल्टा जी, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। फाइन, हाँ इसी में देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा दूं। अगर मैंने आपसे कहा कि H2O लिक्विड दैट गिव्स यू, ओके अब तो मैं रिवर्सिबल नहीं लगाऊंगा ना, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, H2O लिक्विड से मैं आपको दे रहा हूं H2O गैस। फाइन, और यहां पर मैंने प्रेशर आपको दे दिया है 2 atm और टेम्परेचर आपको दे दिया है 373 केल्विन। कुछ बात समझ में आई? तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए ये 100 डिग्री सी या 373 केल्विन जब आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो 1 atm पे होता है, 2 atm पे नहीं। ठीक, सो दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये नहीं कि आपने खाली 100 डिग्री सेंटीग्रेड देखा, आपने कहा सर ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, वो 1 atm साथ में होना जरूरी है। तो इसके लिए डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 ये होगा। मैं और भी चेंज कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा H2O लिक्विड से, तो ये H2O है, हाँ जी H2O गैस। ठीक है, और यहां पर मैंने प्रेशर तो 1 atm लिखा है और टेम्परेचर मैंने 400 केल्विन ली, 400 केल्विन। ठीक है, अब यहां पे मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, यहां पर भी मेरा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, बिकॉज ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। 1 atm पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 1 atm पे टेम्परेचर 373 होना चाहिए, ये मैं कम भी कर सकता हूं। क्लियर हो गया? तो ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नोट कीजिए। चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे इसको डिटेल में समझने के लिए मैं आपको फेज डायग्राम फॉर H2O दिखा दूं। हाँ, कई बार ये किसी भी सिस्टम के लिए पूछा जा सकता है। मैं आपको वाटर के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, बट ये आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको रीड करना भी आपको आना चाहिए। देखिएगा जरा क्या होता है कि अगर मैं आपसे कहूं
यहाँ पे मैं आपको पीटी ग्राफ दिखा रहा हूँ, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ। और ये अगर मैंने बनाया तो एक इस तरह से ग्राफ आएगा। पहले बना लीजिए फिर बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये ग्राफ आपको दिखेगा। इसमें ये जो तीनों ग्राफ या तीनों कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हमने ओ कहा। दिस ओ इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। नोट कर लीजिए, ट्रिपल पॉइंट। अब ये क्या ट्रिपल पॉइंट है, इसका मतलब क्या है वो समझना जरूरी है। यहां पे आपके पास वेपर फेज है, इधर आपके पास सॉलिड फेज है और इधर आपके पास लिक्विड है। जरा समझिएगा बेटा। हाँ, इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी। ओ ए जो है मेरा, ये मेरा लिक्विड वेपर, लिक्विड वेपर इंटरफेस या इक्विलिब्रियम के लिए। ओ बी जो है ये हो गया सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है आपको ये इसको शो करेगी। अब इस बता रहा हूं कि कैसे रीड करना है। ओसी जो है आपका वो है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक, हाँ, ये जो ट्रिपल पॉइंट है ना, यहां पर तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इसको चाहे तो लिख लीजिए ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट में all three phases are in equilibrium. All three phases are in equilibrium. सॉलिड लिक्विड के साथ होगा, सॉलिड वेपर के साथ होगा, लिक्विड वेपर के साथ होगा, सारे पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ओके। और ये जो डेल्टा जी एट ट्रिपल पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम है तो ये तो जीरो हो ही जाएगा। डेल्टा जी एट ट्रिपल पॉइंट इज जीरो, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ओके। अब देखिए, मान लीजिए आपने मुझसे कहा, देखिए यहां पे आपको अभी मैंने प्रेशर वेशर की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। ओ 1 एटमॉस्फेरिक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहूं, एक लाइन आपको दिखा रहा हूं, चलिए एक लाइन दिखा देते हैं आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं, यहां कहीं पे आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। बहुत ध्यान से समझना, ये मैंने रेड कलर से जो आपको दिखाया है, ये प्रेशर मेरा 1 एटीएम है। ठीक, इस 1 एटीएम प्रेशर पे अगर मैं इस टेम्परेचर को लूं तो ये टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आएगा मेरा मेल्टिंग पॉइंट। देखिए सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट। और ये टेम्परेचर है आपका 0 डिग्री सी या 273 केल्विन। अगर आपने केल्विन पे बनाया हुआ है तो 273 केल्विन कर लेते। हाँ, जीरो तो अलग दिख रहा है ना, तो ये मेरा हो जाएगा 273 केल्विन। ध्यान रखिएगा ये कितने पे आ रहा है, 1 एटीएम पे। और इसी तरह से ये आपका बनेगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 373 केल्विन 1 एटीएम पे। अब अगर मैं प्रेशर चेंज करूंगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही चेंज होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इस पे एक एग्जांपल ले, एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था H2O लिक्विड से H2O गैस, ये हमें दिया हुआ है और हमें यहां दे दिया हमारे पास 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 373 केल्विन पे ये प्रोसेस हमारी हो रही है। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से समझना भाई, अगर 1 एटीएम पे होती तो ये इक्विलिब्रियम होता, तो ये तो नॉट इन इक्विलिब्रियम है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो इसको चेक कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो फेज डायग्राम में जरा सोचिए कि 2 एटीएम कहां आएगा। मैं आपको एक ग्रीन कलर के हाइलाइटर से दिखा रहा हूं, 2 एटीएम यहां कहीं पे होगा, ऊपर ही होगा। अच्छा जी, अब अगर आप देख रहे हैं, आपको ये ग्राफ दिया होगा, ठीक, आपने देखा 2 एटीएम पे आपका जो करस्पॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट है वो कहां है, 373 से ज्यादा। आपका टेम्परेचर कम है, यानी यहां कहीं पे सिचुएशन है आपकी। अरे पी और टी, पी टी गिवन जो है आपको, उनके अकॉर्डिंग आप यहां कहीं पे हो। ठीक है, इस पॉइंट को देखो, ये किस स्टेज में आ रहा है, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड में है,
तो आपको जो रिएक्शन दी गई है H2O लिक्विड और H2O गैस, ये रिएक्शन आपकी किधर जा रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। बहुत ध्यान से, रिएक्शन बैकवर्ड है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड है तो डेल्टा जी कैसे होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बैकवर्ड जा रही है तो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। इस तरह से आप इसे चेक कर लेते। तो फेज डायग्राम अगर आपको दिया हुआ है तो आप सिर्फ ये चेक करोगे कि भाई हमारी ये प्रोसेस कहां पे है इस समय, ठीक। तो इक्विलिब्रियम पे अगर आप इक्विलिब्रियम देखते तो ये कोई टेम्परेचर था जहां पे इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम नहीं है, तो वो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम से नीचे। अगर ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम से नीचे है तो आप देख लीजिए कि आपकी बिल्कुल सही बात है। एक और दिखा देते हैं, एक और एग्जांपल मान लीजिए, अब मैं आपको दे दूं, इसको कोशिश कीजिए खुद से करने की। H2O लिक्विड और H2O सॉलिड, ये मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन कुछ भी दी जा सकती है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड भी दी जा सकती है। 1 atm 300 केल्विन। अच्छा, कई बार ना दोनों जगह लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, हाँ हाँ, दोनों जगह लिख देते हैं। तो आपकी जो प्रोसेस है वो 1 atm 300 केल्विन पर हो रही है। क्या इक्विलिब्रियम है? चेक करो, इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम नहीं है आपने कहा, सो आपने कहा नॉट इन इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो आप ग्राफ को देखोगे। हाँ, अभी मैं आपको ग्राफ से बता रहा हूं, वैसे तो ले चैटलियर प्रिंसिपल से भी हो सकता है। हाँ, अभी मैं आपको ग्राफ से बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, कहां पे है? 1 atm में 300 केल्विन। ओके, 100 में 300 केल्विन यहां कहीं पे आएगा, 1 atm पे ये पॉइंट आएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अगर ये यहां पर है, इसका मतलब, अरे भाई यहां से मत देखना कि आगे जा रही है, हाँ, आप इक्वेशन को देखो, इक्वेशन किधर से किधर है? इक्वेशन सॉलिड से लिक्विड की ओर जा रहा है। अरे डेल्टा जी तो मुझे इक्वेशन की लिखनी है ना, वो ग्राफ की थोड़ी देखनी है। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0। चेक करो। अच्छा, अगर मैंने इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दिया होता, H2O solid gives you H2O liquid 1 atm 300 केल्विन, ऐसे लिख दिया होता, अब क्या होता? अरे भाई, अब तो ये इधर की ओर जा रही है ना, लिक्विड की ओर, सॉलिड से लिक्विड की ओर। आप कहां खड़े हो? लिक्विड पे खड़े हो ना, तो आपकी जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होके आ रहा होगा वहां पे। ओके, तो ये आपका डेल्टा जी लेस देन 0 आ जाएगा। मेरे ख्याल से सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल, नोट कीजिए। और अब बेटा बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, होता क्या है कि हमने आपसे एक बात कही थी कि आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए आप चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। बट ये वो लॉ है जिसके थ्रू आप यस एब्सोल्यूट एंट्रोपी किसी टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ third law of thermodynamics, we can calculate the absolute entropy of crystalline solid at a particular temperature. तो ये तो हो गया कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम कर क्या सकते हैं। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखा कैसे गया? तो उन्होंने कहा कि इफ टेम्परेचर, पहले समझ लीजिए इसको ना, अगर आपके पास परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसका टेम्परेचर 0 केल्विन अप्रोच करे, तो आपकी जो एंट्रोपी है वो भी 0 हो जाती है, या सीधे सीधे समझ लीजिए 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0।
ठीक है, तो इफ टेम्परेचर ऑफ, नोट कर लीजिए, परफेक्टली क्रिस्टलाइन solid approaches 0 Kelvin, then entropy of perfectly crystalline solid approaches 0. ये आपका थर्ड लॉ, फाइन। तो अब यहां पर अगर आपको याद हो, हमने आपसे कहा था कि ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, ऐसे था। चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम टेम्परेचर की लिमिट और s की लिमिट डाल देते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, S1 से S2 और टेम्परेचर T1 से T2, फाइन। अब T1 को मैंने अगर 0 केल्विन रख दिया तो S1 की वैल्यू में 0 केल्विन रख सकता हूं, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। तो ये जो मेरी इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन ds 0 से s दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t dq बाई t, और dq को क्या लिख सकते हैं, nc dt बाई t 0 से t, ठीक है। अब एक चीज जो बहुत ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दीबाजी मत करना बेटा, यहां ध्यान रखना, c इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर आपने c को कांस्टेंट ले लिया तो क्या होगा, n और c बाहर आ जाएंगे, nc ln t बाई t हो जाएगा, t बाई 0 मतलब, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूं, इफ c इज इक्वल टू कांस्टेंट तो क्या होगा, आपका जो s है वो आ जाएगा nc ln t बाई 0, और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कभी भी जब भी आपको एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालनी है तो आपका C जो है वो आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट लेना है, ये ध्यान रखिएगा, आप इसे कांस्टेंट नहीं ले सकते, ठीक है। तो C नेवर कांस्टेंट, नेवर कांस्टेंट। हाँ, अब वो माइनर सा चेंज हो सकता है, फ्लक्चुएशन, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंसी आए। तो जनरली क्या होता है, जब भी बहुत माइनर फिक्स रेंज की हम बात करते हैं, 0 केल्विन लगे बेटा, इसलिए ऐसा है। मान लीजिए हम बात करें 273 केल्विन से 300 केल्विन मूव करने की, तो हम कहेंगे सी में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा, सी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं, आया समझ में। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कंप्लीट। हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री जिसमें डेल्टा एच हम रिएक्शंस की बात करेंगे वो अभी बची हुई है, तो उसे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हाँ तो ये सब देखेंगे। हीट भी टर्म यूज करते हैं, हीट ऑफ कंबशन, तो वो कैसे करना है, कैसे लिखना है, मेन खेल उसमें यही है कि आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए कि कैसे मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है, इसको बोलेंगे कैसे। और ज्यादा लेक्चर नहीं, हार्डली 3 और 4 लेक्चर्स हमें लगेंगे उस पर। तो आज यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को हम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके देन, बाय बाय।